का श्रृंगार। प्रेम सनातन। सनातन प्रश्न सनातन उत्तर के दर्शकों को सनातन प्रणाम। पंचक में क्या करें क्या ना करें। अब यदि हम काल और समय को जानकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसका शुभ फल हमें प्राप्त होगा, हमारी मेहनत का पूरा परिणाम हमें प्राप्त होगा। और इस महत्व को बताने आ रहे हैं डॉक्टर अतुल टंडन जी। सनातन प्रणाम। मित्रों, पंचक को आप इस प्रकार जान सकते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जिन 27 नक्षत्रों का उल्लेख है उनमें आखिरी के 5 नक्षत्र यानी 23वां धनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद और 27वां रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं। इन्हें पंचक की श्रेणी में रखा गया है। पर यहां ध्यान रखने की बात है कि धनिष्ठा नक्षत्र जो है इसका पूर्वार्ध पंचक में नहीं लिया गया है, जबकि इस नक्षत्र का उत्तरार्ध यानी आधा हिस्सा ही पंचक में माना गया है। अब बात आती है कि आप कैसे जानेंगे। इसकी बड़ी सरल उपाय है। ऋषियों ने ये गणित करके देख लिया कि चंद्रमा जब कुंभ राशि से मीन राशि तक रहता है तो इन दोनों राशियों में जब चंद्रमा रहता है तब पंचक का दोष प्रभावी रहता है। यानी बात स्पष्ट हो गई। धनिष्ठा का उत्तरार्ध से लेकर रेवती तक ये जो 5 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र पंचक में माने गए हैं। अब आता है कि इन पंचक से क्या मायने हैं, क्या चीजें इसमें मना है। तो पहली चीज जान लीजिए, दक्षिण दिशा की यात्रा। दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक के नक्षत्रों में कदापि ना करें। ऐसा देखा गया है कि पंचक के समय दक्षिण दिशा पे जाने वाले यात्रियों को अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोजमर्रा की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब कभी आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की यात्रा में पंचकों को अवॉइड करें, उनसे बचें। दूसरी चीज, जब आप मकान बनवा रहे हो तो मकान की छत का निर्माण यानी स्लैब की ढलाई पंचक में कदापि ना करें। ऐसा देखा गया है कि जिन मकानों में स्लैब ढलते समय पंचक का समय प्रभावी था, वहां के रहने वालों को बाद में कष्ट भोगने पड़े। उसी तरह जब मकान के पिलर की ढलाई हो रही हो तो उसमें भी पंचकों से बचना श्रेष्ठ रहेगा। तो मकान के निर्माण में ये 2 विशेष बात ध्यान रखें, स्लैब यानी छत का निर्माण और स्तंभ यानी पिलर की ढलाई, ये 2 वस्तुएं। अब आता है फर्नीचर बनवाने में भी ध्यान रखना है हमको। जब इंटीरियर करा रहे हो मकान के लिए, जब हम कुर्सी, मेज, पलंग, चारपाई ये बनवा रहे हो तो उनको हम पंचक में ना बनवाएं, ना इनके लिए हम लकड़ी ही खरीदें। इन दोनों ऋषियों ने बड़ा बारीक अध्ययन किया कि इस दौरान जो ये फर्नीचर बनते हैं या इनके लिए काष्ठ यानी लकड़ी का जब संचय किया जाता है तो वो आगे हमें विपरीत परिणाम देते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? शुभ की प्राप्ति। लेकिन शुभ की प्राप्ति हमें तब होगी जब अशुभ से बचेंगे। इसी तरह तांबे और पीतल के बर्तनों को भी पंचक में ना खरीदें। और अब बात आती है, अगर आप बैठक की गद्दियां बनवा रहे हो, इनको भी पंचक में ना बनाइए। बहुत सारा समय है, मात्र 5 ही नक्षत्र तो बचाने हैं। इसके अलावा मनोकामना पूर्ति का कोई विशेष अनुष्ठान अगर आप करने जा रहे हो तो उनको पंचक में ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि यदि किसी व्यक्ति का निधन हो जाए पंचक में, किसी के परिवार में मृत्यु हो जाए पंचक में, तब इसका विशेष विचार किया जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब कि कहीं कोई मृत्यु का समाचार मिलता है तो सबसे पहले पूछा जाता है, भाई देखो कहीं पंचक तो नहीं चल रहे हैं। क्यों पंचक से लोग डरते हैं? क्योंकि कहा गया है पंचक का फल पंचक शब्द में ही स्पष्ट हो जाता है। इसमें जो भी काम होता है उसकी कभी कभी 5 बार पुनरावृत्ति तक हो जाती है। शुभ काम की 5 बार पुनरावृत्ति हो जाए अच्छा है,
लेकिन अशुभ काम की अगर 5 बार पुनरावृत्ति हो तो क्या होगा? तो ऐसे भीषण प्रकोप से बचने के लिए जब कभी ऐसा देखा गया है कि यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन, देहावसान पंचक के दौरान हुआ है, तो हमारे ऋषियों ने अंत्येष्टि का जो विधान है उसके लिए उसमें कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। आपने और किया होगा, उस वक्त शव के संग 5 पुतले और लगाए जाते हैं ताकि माना जाए कि जो विपदा है वो यहीं पे टल कर समाप्त हो जाए। और ये विषय कर्म कांड का है। तो ये जान के आप जान लें कि पंचक जो है जिन कार्यों में वर्जित है वहां तो वर्जित है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंचक में शादी ब्याह नहीं होते। ये इतने खराब हैं कि इन्हें मांगलिक कार्यों में त्याज्य कर दिया गया सरथा नहीं। आप जान लें कि पंचक में शादी ब्याह होते हैं। वहां के मूर्त निर्धारण में पंचक को विचार ही नहीं किया जाता है, क्योंकि ऋषियों ने देखा कि विवाह कार्य में, मांगलिक कार्यों में पंचक का दोष प्रभावी नहीं होता है। इसलिए आप ये जान लें कि पंचक में अच्छे बुरे दोनों फल शामिल हैं। ये एकदम अशुभ भी नहीं है, कहीं कहीं इनको ग्रहण भी किया जाता है, परंतु इतना जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि यदि जो काम पंचक में मना है वो पंचक में बचाया जाए तो श्रेयस्कर है। फिर भी अगर बहुत ही जरूरत पड़ जाए, ऐसी अनिवार्यता आ जाए कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो ध्यान रखें कि शतभिषा के मध्य के 2 घंटे, पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसके प्रारंभ के 2 घंटे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम 2 घंटे, ये विशेष रूप से त्याज्य हैं। इनमें तो कदापि कोई कार्य न करें, परंतु रेवती नक्षत्र तो पूर्णतः त्याज्य है। अब आता है कि जब हम पंचक को जान चुके हैं तो एक बात स्पष्ट हो गया है कि वास्तु में इसका विशेष प्रभाव है, अंत्येष्टि के विधान में इसका विशेष प्रभाव है, लेकिन विवाह आदि शुभ कर्मों में, शुभ मांगलिक कार्यों में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और जब आपने इसको जान लिया है तो आप इससे भयभीत नहीं होंगे, सिर्फ उन्हीं कामों को बचाएंगे जिनको नहीं करना है। क्योंकि आज का युग जो है ये बड़ा व्यस्तता का युग है, किसी आदमी को समय नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि जो मैं काम करूं वो निष्फल हो जाए। आप देखिए ऋषियों ने उसमें 5 चीज जो मुख्य बताई हैं, जो मैंने पहले कहा है, एक बार आपको फिर याद दिला रहा हूं। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा ना करिए, बचिए। जब कभी किसी विशेष कार्य के लिए आपको जाना हो, कोई महत्वपूर्ण योजना बनानी हो, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना हो, तो पंचक में साउथ मत जाइए, दक्षिण दिशा में मत जाइए। दूसरा, मकान बनवाते समय जब छत बना रहे हो, पिलर की ढलाई करा रहे हो, तब पंचक का ध्यान रखिए। हाँ, एक बात और बता दूं कि घर में ईंधन का संचय अगर करना हो, गैस इत्यादि, या जहां लकड़ी या बुरादे गांवों में इकट्ठा किया जाता है, वो भी पंचक में ईंधन का संचय मना किया गया। बड़ी दिलचस्प बात, ऋषियों ने देखा कि पंचक में जब जब ईंधन का संचय हुआ है तो घटनाओं की दुर्घटना के रूप में पुनरावृत्ति अधिक हुई है। वहां पे कोई अग्निकांड देखे होंगे, तभी तो ऋषियों ने इसको सिद्धांत को बनाया। तो हमारे ऋषियों ने जो सिद्धांत बनाए हैं वो पूर्णतया विज्ञान सम्मत है। ध्यान रखिए, सैकड़ों वर्षों के परीक्षणों के बाद, कई पीढ़ियों के अनुभव गम्य हो जाने के बाद इन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। इसलिए पंचक को कोई खेल मत समझिए, इसको गंभीरता से लीजिए, और जब हम इसको ध्यान देकर इसकी पूरी चीज़ों को समझ लेंगे तो हमारे लिए पंचक भय का कारण नहीं बनेंगे, बल्कि हमको ये बता देंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यही मुहूर्त शास्त्र का उद्देश्य है। मुहूर्त शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो मित्र जान लीजिए कि प्रकृति ने प्रत्येक कार्य के लिए एक खंड निर्धारित किया है, और हम यदि उस कार्य को उसकी अनुकूल खंड में करेंगे तब तो हमें सफलता मिलेगी।
और जब हम उसके विपरीत गुणधर्म वाले खंड में उस कार्य को करेंगे तो हमें अनावश्यक विघ्न, बाधा और विलंब होगा। तो ये जान लीजिए कि मुहूर्त का जो चयन है वो चाहे छोटा काम हो या बड़ा, जहां भी आप करके चलेंगे तो आप सफलता के नजदीक होंगे। पंचक मुहूर्त शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए पंचांगों में इसे प्रमुखता के संग सारणी में बनाकर स्थान दिया जाता है और तिथियों के सामने इसे बोल्ड लेटर्स में छापा भी जाता है। जब जब पंचक होता है तब तक की सूचना हर पंचांग में दी जाती है। आप पंचांगों से पंचक के प्रभाव को जानने के लिए परेशान ना हो, सिर्फ ये देखिए कि कुंभ राशि और मीन राशि में चंद्रमा कब है, या धनिष्ठा के उत्तरार्ध से शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती में चंद्रमा कब संचार कर रहा है। इन्हीं 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है। नमस्कार। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।